बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का समापन हो गया है और समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं रायगढ़ से, जिसमें कि सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद है। कंबोडिया के जो कलाकार हैं वो इस वक्त अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। रायगढ़ में यह महोत्सव 3 दिन से चल रहा है। जिसे देखो जिसे मिलो वो सब दोहा या चौपाइयां गुनगुना रहे हैं। सबके मन में है ये चलता ही रहे। राम रस है ही ऐसा, जितना सुनिएगा, जितना मनन करिएगा, उतना रस और बढ़ते जाता है, उतना प्यास और बढ़ती जाती है। आदरणीय साथियों, और ये आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, जिसे हम कह सकते हैं कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार के आने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया और किसी सरकार के द्वारा पहली बार आयोजित। और इसके लिए मैं संस्कृति विभाग के मंत्री और विभाग के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन, सबको बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया आयोजन। अभी हमारे निर्णायक बंधु आए थे, उन्हें हमने सम्मानित किया। अपने अपने क्षेत्र में उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं।
मैं उन्हें भी नमन करता हूं। दी है एक ऐसा देश जो अलग धर्म को मानता है, एक ऐसा देश जिसका खान पान अलग है, उसकी अपनी परंपराएं अलग हैं, लेकिन हम सब भारत से लेकर इंडोनेशिया तक जुड़े हुए हैं श्री राम की भक्ति में। और आपने देखा एक सुंदर प्रस्तुति, तालियों के साथ अभिनंदन। हमने कल कुछ सीखा था, इंडोनेशिया की टीम कल कुछ सीखा था। और इस प्रस्तुति के पश्चात हमारे इस देश की एक होनहार बेटी जो कि नाम रोशन कर रही है भारत देश का, और भजन जो उनके होते हैं उसके में, उस भजन में पूरा भारत देश झूम लेता है। ऐसी मैथिली ठाकुर के अब आने का वक्त हो चुका है इसी मंच पर। बहुत जी, आप बताइए। अभी बैक स्टेज जब हम मैथिली से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ से इतना प्रेम मिलता है कि जितनी बार हमें छत्तीसगढ़ से आमंत्रण आता है हम खुद को रोक ही नहीं पाते। और एक जो दादी और नानी के घर वाला रिश्ता होता है ना, ददिहाल और ननिहाल वाला, वो कुछ ज्यादा अटूट रिश्ता है। कुछ ऐसी ही झलक यहाँ दिखेगी मैथिली जी की भजनों में। प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन तो होते ही। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोग पानी को तरस रहे हैं। वैसे तो गर्मियों में पानी की समस्या आम बात है, लेकिन हम आज आपको ऐसी दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे कि आपको नगर निगम की लापरवाही और नजरिए का अंदाजा हो जाएगा। पानी की बर्बादी किस तरह से हो रही है। ये एक तस्वीर है जहां पाइपलाइन फूटी और पानी यहां पर कई लीटर बर्बाद हो रहा है खुले में, और दूसरी तस्वीर है कि जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है। भीमराव अंबेडकर अस्पताल के पास का एक नजारा, और यहां पर लाखों लीटर पानी दिन भर यूं ही बहता रहा भीमराव अंबेडकर अस्पताल के पास खुले में पाइप टूटने की वजह से। और वही वीआईपी निवास के आसपास पानी की सप्लाई पर के लिए बंद नहीं की जा सकती, यहां पर भले ही लाखों लीटर पानी बह रहा हो। और दूसरी तस्वीर है पानी को तरसते लोगों की। यहाँ पर जो स्थितियां है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इनको हर दिन अपनी प्यास बुझाने के लिए इस कदर जद्दोजहद करनी पड़ती है। नल जल योजना के तमाम दावे उस वक्त फेल होते नजर आते हैं जब राजधानी रायपुर स्थित जो मुख्य जगह हैं वहां पर पानी की समस्या होती नजर आती है। राजधानी रायपुर का दृश्य है ये, जहां पर जिस तरीके से यहाँ पे एक पाइप है नाली के किनारे, उसमें से पानी भरने को लोग मजबूर हैं। ना ही यहाँ पे टैंकर मुक्त रायपुर करने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ टैंकर तो दूर, यहाँ पे जल की कितनी समस्या बनी हुई है, पानी की समस्या से किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे कि कैसा उनका दिनचर्या चल रहा है, कितनी मुश्किलें हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर इस तरीके से पानी भर रहे हैं, टैंकर भी नहीं पहुँचता क्या यहाँ पे? नहीं, अभी 3-4 रोज से बंद था नल, तो 1 रोज के लिए आया था टैंकर, उसके बाद से कई महीनों के में आया नल, हमेशा नहीं आता यहाँ पे नल। तो ये जो समस्या है वह किसी दूर दराज के एरिया का नहीं, किसी मैदानी इलाका या कहे रेगिस्तानी एरिया का नहीं है। राजधानी रायपुर का दृश्य है जिसे तालाबों की नगरी कहा जाता है, लेकिन इन तालाबों की नगरी के बावजूद, नल जल योजना के बावजूद आज जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है वह बद से बदतर है। लोग नाली के किनारे लगे नल से पानी लेने को मजबूर हैं, लोगों के घर में नल नहीं है। और टैंकर मुक्त योजना की बात तो दूर, यहाँ पर टैंकर भी महीने में एक आध बार आ जाना एक बात है कि टैंकर एक आध बार आ सकता है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, जो यहाँ पर लोगों की समस्या बनी हुई है, वह निगम अमले की पोल खोलती हुई नजर आती है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना देश दुनिया में चर्चित है। केंद्र की कई संस्थाएं भी इस योजना की सराहना कर चुकी हैं। गोधन न्याय योजना से प्रदेश में अब सिर्फ गोबर खरीदी ही नहीं हो रही, बल्कि कई उत्पाद भी इसके जरिए बनाए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना से कैसे समृद्ध हो रही है महिलाएं, कैसे उनके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब गोबर खरीदी की बात कही तो हर कोई अचरज में पड़ गया।
₹2 प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की बात सुनकर कई बार तो योजना का उपहास भी किया गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह सिद्ध हो रहा है कि गोधन न्याय योजना न सिर्फ दूरदर्शी और जनोन्मुखी सोच का परिणाम है, बल्कि इस योजना से वर्तमान में लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। गौ सेवा और गोधन संरक्षण की दिशा में भी अहम योगदान मिल रहा है। महिला स्व सहायता समूहों के सदस्य इससे मूर्तियां, टाइल्स, गोबर का पेंट भी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, गोबर से बने सूटकेस और टाइल्स देखकर हर कोई हैरान भी हो जाता है। हमन हा गोबर के पूरा हर चीज के प्रोडक्ट बनाथन, टाइल्स बनाथन, दिया बनाथन, मूर्ति, संदूक, सब चीज। और जैसे कि गुलाल भी और टाइल्स भी बड़ोदरा से ऑर्डर आहे। पहली हंसत रही सब गोबर बिनत रहें, गोबर बिनथे ऐसी करके। अब हमला सरकार हमला सम्मान दे तो अच्छा लगा थे गोबर बिनथन, तब वो हमला खुशी हुआ थे। गोधन न्याय योजना से हमला बहुत लाभ है। हमन यहाँ हर चीजन के हर सामान बनाथन, जैसे अटैची है, गणेश की मूर्ति है, गुलाल है, राखी है, बहुत सामान बना था। अब ये गौ सेवा करत हन तो गौ सेवा से बढ़ के का कुछ काम नहीं है। एक से हमारा बहुत अच्छा लगा था। रायपुर के जोन 6 में संचालित गोबर खरीदी केंद्र की संचालिका सीमा सिंह बताती हैं कि उनके केंद्र में 145 लोग गोबर बेचने के लिए रजिस्टर्ड हैं। हर दिन 15 से 20 गौपालक गोबर बेचने पहुंचते हैं। अब तक उनके समूह ने 8 लाख रुपए का व्यापार किया है। मेरे यहाँ 145 रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो बहुत बड़े डेयरी वाले हैं वो कम ही लाते हैं। जो छोटे डेयरी वाले हैं, गरीब किसान हैं, वो ले आते हैं। कम से कम एक दिन में 15 से 14, 13, 12 ऐसे जो किसान जैसे खाली रहते हैं वैसे ले आते हैं गोबर। इससे सर बहुत लाभ हो रहा है। इससे किसानों को नहीं, हम महिलाओं को भी लाभ हो रहा है। किसानों को तो जो गोबर बेच रहे हैं, हम लोग गोबर खरीदते हैं, उसका भेज देते हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट जाता है। हम लोग को सर अभी तक हमारे यहाँ महिला समूह को 8 लाख के आसपास लाभांश मिल चुका है। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिली है, जैविक कृषि को प्रोत्साहन और लाखों लोगों को रोजगार के लिए भी यह योजना देश विदेश में वाहवाही बटोर रही है। इसलिए लाभार्थी भी कह रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा है। INH न्यूज ब्यूरो। और अब बात हमारे हनुमान की। हनुमान जी की कथा में उनके बाल रूप की महिमा का हमेशा वर्णन हमें सुनने देखने मिलता है। माता अंजनी से जुड़ी हुई कहानियां भी हमने सुनी है। ऐसे में कहीं माता अंजनी की गोद में हनुमान की प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा मिल जाए तो फिर भक्तों के लिए इससे बड़ी धरोहर और क्या ही हो सकती है। जबलपुर में एक ऐसी ही प्रतिमा है जिस पर भक्तों की अटूट आस्था है। आइए आपको लिए चलते हैं जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर अंजनी धाम। जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर ग्राम तेवर और कुड़न के बीच स्थापित यह है अंजनी धाम, और इस धाम में माता अंजनी की गोद में विराजे हैं ये बाल हनुमान। बजरंगबली अपने धाम में विराजी माता अंजनी की यह प्रतिमा 2000 वर्ष पुरानी है, और ये प्रतिमा देश की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें अंजनी माता बाल हनुमान को गोद में लिए हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि प्रतिमा की स्थापना और मंदिर निर्माण के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि इस प्राचीन मूर्ति को इस जगह से उठाकर पुरातत्व के अधिकारी संग्रहालय में ले गए थे। परंतु बजरंगबली और माता अंजनी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पुरातत्व अधिकारी इस मूर्ति को वापस उन्हीं की जगह छोड़कर चले गए, जिसके बाद इस प्राचीन मूर्ति को इसी जगह स्थापित कर दिया गया। यहाँ के पुजारी रामदास दीक्षित बताते हैं कि यह मूर्ति पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिनकी गोद में बाल हनुमान विराजे हैं, क्योंकि यहाँ नर्मदा का किनारा है और यहाँ पर कई देवी देवता अपनी तपस्या किया करते थे। उसी में से एक माता अंजनी थी जिन्होंने बाल हनुमान को अपनी गोद में लेकर काफी कठिन तपस्या की थी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ हजारों भक्त इस बाल हनुमान के दर्शन करने आते हैं और अपनी कई तरह की मन्नतों को पूरा करने की बाल हनुमान के आगे गुहार भी लगाते हैं, जिसके बाद बाल हनुमान और माता अंजनी भी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और माता अंजनी के दरबार में बहुत से लोग यहाँ पूजन करने आते हैं
अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो अपनी भी मनोकामना लेके आते हैं और श्री फल बांध करके और माता से प्रार्थना करते हैं और भगवती की कृपा से हजारों लोगों को इसमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। और संतान सप्तमी को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। सामने पुष्करणी आदित्य तीर्थ है, वहाँ लोग स्नान करते हैं महिलाएं और उसका उनको लाभ प्राप्त। माता अंजनी के इस धाम में एक पुष्करणी नामक तालाब भी बना हुआ है, जिसमें जो स्नान कर बाल हनुमान की पूजा कर मन्नत मांगता है तो बाल हनुमान उसकी इच्छा को जल्द पूरा कर देते हैं। और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वह इस मंदिर में आकर मांगी हुई मन्नत के अनुसार इस मंदिर में कई तरह के आयोजन कर बजरंगबली और माता अंजनी का आभार जताता है। खासकर इस मंदिर में वह महिलाएं ज्यादातर आती हैं जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, और जब उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है तब इस मंदिर में आकर सुहागनें कार्यक्रम आयोजित करती हैं और पूरे विधि विधान से बाल हनुमान और माता अंजनी की पूजन अर्चन करती हैं। ये माता अंजनी जी का मंदिर है और माता अंजनी जो है अपने बेटे यानी कि हनुमान जी को गोद में लिए हुए हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात मंदिर है और इसकी ये मान्यता है कि यहाँ जो भी मांगो वो मिलता है और यहाँ पर लोग दूर दूर से इनकी दर्शन करने के लिए आते हैं। तेवर और ग्राम कुढ़न के बीच स्थापित यह प्राचीन माता अंजनी और उनकी गोद में विराजे बाल हनुमान का यह मंदिर बरगी विधानसभा में ही आता है, क्योंकि जबलपुर में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल बरगी विधानसभा में है। और इस विधानसभा में कांग्रेस के इस वक्त विधायक हैं संजय यादव। उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाले सभी धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों को देखते हुए घोषणा भी की है कि अगर उनकी सरकार इस बार बनती है तो वह अपनी विधानसभा में इन सभी स्थलों को लेकर एक बड़ा कॉरिडोर बनवाएंगे। और निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य कि बरगी विधानसभा में इस तरह के अनेक धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल है। इसको हम चाहे हमारा नंदकिशोर हो बरगी नगर में, चाहे त्रिपुरी सुंदरी माता जी का मंदिर हो, तो ये हमारा सौभाग्य और इसको हम हमारी सरकार आने पर एक कॉरिडोर बनाएंगे। बाल रूप बजरंगबली को लेकर हमारे देश में कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इस माता अंजनी की गोद में विराजे बाल हनुमान अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसा रहे हैं। और यही कारण है कि जबलपुर के संजीवनी धाम को बाल हनुमान के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ जबलपुर से फतेह सिंह की रिपोर्ट।